देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एआई समिट में किए गए जबरदस्त तरीके के प्रदर्शन के बाद बीजेपी के लोग मोदी मीडिया को बुलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से माफी की अपील कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए सीधे थाने, बताएंगे इसके बाद थाने पर कांग्रेस के वकीलों के पहुंचने के बाद आखिर क्या हुआ दोस्तों। पूरी रात जबरदस्त तरीके से जुटा रहा कांग्रेस पार्टी का लीगल सेल, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। और पार्टी की ओर से क्या इस पूरे मामले का खंडन किया गया है, क्या कांग्रेस पार्टी पीछे हटी है या फिर राहुल गांधी ने अपने चीतों को फिर से किया है जोरदार तरीके से समर्थन, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर जिस मुद्दे को लेकर कर रहे थे जोरदार तरीके का विरोध और गोदी मीडिया के लोग दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को ज्ञान, शाम होते होते अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप लपेट दिए गए दोस्तों। जिसके बाद 48,000 करोड़ का नुकसान भारत को कैसे नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ ट्रेड डील करके करवाया है, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से किया गया विरोध पूरी तरीके से जायज और लोकतांत्रिक और इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भारत में विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और गोदी मीडिया के जो एंकर ज्ञान दे रहे हैं उनके बारे में दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बीते दिन एआई समिट के चौथे दिन जबरदस्त तरीके का बवाल हो गया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कपड़ा पहनकर आए ऊपर से, यानी शर्ट वगैरह पहनकर आए दोस्तों, और अंदर उन्होंने सफेद कलर का टी शर्ट पहना हुआ था दोस्तों। जैसे ही अंदर घुसते हैं एआई समिट के अंदर वैसे ही टी शर्ट लहराना शुरू कर देते हैं। इस टी शर्ट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द लिखा है दोस्तों, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड शब्द लिखा हुआ है, यानी अमेरिका के इशारे पर अमेरिका के सामने झुककर नरेंद्र मोदी ने भारत के खिलाफ ट्रेड डील किया है, व्यापार का सौदा किया है। भारत के किसानों और भारत के छोटे व्यापारियों के खिलाफ व्यापारिक समझौता अमेरिका के साथ में कर आए हैं, यानी अमेरिका के सामान पर भारत के अंदर 0% टैरिफ लगेगा, जबकि भारत का सामान अमेरिका में जाएगा तो 18% का टैरिफ लगेगा। यानी भारत के लोगों के खिलाफ की गई इस डील का विरोध किया जा रहा था दोस्तों। इसके बाद ज्ञान देने के लिए अलग अलग लोग सामने आ जाते हैं, खासकर गोदी मीडिया के कुछ एंकर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इससे भारत की छवि खराब हुई है दोस्तों। जबकि भाजपाई नेताओं का नाम एफटीन फाइल में आया तो क्या इससे भारत की आलोचना नहीं हुई, भारत नामी नहीं हुई। बीजेपी के मंत्री के पोस्ट पर बैठे लोगों के नाम एफटीन फाइल में आ रहे हैं दोस्तों। जबकि जो गोदी मीडिया वाला भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। उस गोदी मीडिया के रहते हुए प्रेस की आजादी के आंकड़े में भारत सबसे पिछड़े हुए देशों में से एक है दोस्तों। ऐसे में गोदी मीडिया वाले कांग्रेस पार्टी को ज्ञान दे रहे थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि हमारे एक एक कार्यकर्ताओं के साथ में पूरी की पूरी पार्टी इंडियन यूथ कांग्रेस खड़ी है दोस्तों। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सबसे पहले जवाब देते हुए कहा कि हमारे नेता उदय भानु चिव संसद मार्ग थाने पहुंच चुके हैं और ये लड़ाई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि अभी इसकी शुरुआत हो रही है। हमारी लड़ाई इंडियन यूथ कांग्रेस की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और इसके बाद एक बार फिर से जो बात टी शर्ट पर लिखी गई थी दोस्तों उसको दोहराया गया और कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी अमेरिका के दबाव में काम करता है प्रधानमंत्री। और कांग्रेस पार्टी के इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाया गया था दोस्तों पुलिस ने पूछताछ करने के लिए। इसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से आगे कहा गया भगत सिंह की तस्वीर शेयर करते हुए कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। आगे लिखा गया कि आज जब कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर चैन से सो रहे हैं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है, जिसका डर और एफटीन फाइल दिखाकर नरेंद्र मोदी जी से भारत विरोधी ट्रेड डील को साइन करवाया गया। इसी के कारण हमारे साथियों ने आज प्रदर्शन किया था। जब ट्रेड डील ही इलीगल है तो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर प्रदर्शन तो होता रहेगा। और इस प्रदर्शन को देशद्रोही कैसे बताया जा सकता है, देश विरोधी कैसे बताया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा खुलकर इस पूरे मामले में अपने कार्यकर्ताओं के विरोध के साथ में खड़ी है दोस्तों। एक एक नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ी है और इंडियन यूथ कांग्रेस आगे कहता है कि नरेंद्र मोदी का नाम एफटीन फाइल में आया, क्या यह शर्मनाक बात नहीं थी। हरदीप पुरी का नाम एफटीन फाइल में आया और जेफरी एफटीन के साथ में मीटिंग की बात भी आती है। इसके बावजूद क्या यह भारत के लिए शर्मनाक मामला नहीं है, क्या राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा नहीं है। अनिल अंबानी महिलाओं के बारे में एफटीन से चर्चा करता है, क्या ये राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं है। इन पर भी चर्चा करवाना चाहिए इनको दोस्तों। और बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा जो आंदोलन कर रही थी दोस्तों, उस युवा मोर्चा के आंदोलन की बुराई समित पात्रा और बीजेपी के नेता टी राजा भी कर रहे थे। सोचिए दोस्तों, ऐसे नेताओं से आलोचना करवाकर बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी माफी मांग लेगी, यानी अलग ही तरीके के सपने में जी रही है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। थोड़ा जाग जाना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि टी राजा जैसे नेता भारत के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है, लेकिन वे लोग भी कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं जिस पर गोदी मीडिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अगर आप भी मानते हैं कि अब जवाब बीजेपी और गोदी मीडिया वालों को देना है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें पूरे दिन इस मामले को लेकर चर्चाएं चलती रही दोस्तों। ऐसे में गोदी मीडिया के एंकर आकर नैतिकता सिखा रहे थे कांग्रेस पार्टी को और शाम होते होते इन सब की नैतिकता धरी की धरी रह जाती है। दरअसल होता यह है कि अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने 6-3 के हिसाब से एक फैसला लिया और इस फैसले में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा दुनिया भर के अलग अलग देशों पर लगाए गए टैरिफ को पूरी तरीके से इलीगल बताया गया दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सरकार बनने के बाद इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया भर के अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया था दोस्तों, यानी अतिरिक्त
अतिरिक्त टैक्स लगा दिया था, जिस कारण से दुनिया भर के साथ अमेरिका के डील में काफी दिक्कतें आ रही थी। भारत के ऊपर भी 25% का टैरिफ रोका गया था। इसके बाद सबको पता था कि 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के अंदर फैसला देगा और ट्रंप के फैसले को पलटा भी जा सकता था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 दिन पहले वैक्सीन के फाइल के पन्ने खुल रहे थे, उस बीच में अमेरिका के साथ में डील कर लिया। और बड़ी बात यह है कि डील एक तरफा अमेरिका के समर्थन में किया गया दोस्तों, यानी अमेरिका भारत को बता रहा है कि किसे तेल खरीदना है, किसे नहीं खरीदना है। और बीजेपी की सरकार इस पर चुप्पी साधकर बैठी है या फिर ट्रंप के दावे पर पूरी तरीके से खुलकर नहीं बोल रही है। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ ना कुछ दाल में काला है दोस्तों। ट्रंप बार बार भारत को और ज्यादा टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे रहा है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में फैसला लिया है, ट्रंप के टैरिफ पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है दोस्तों। ये नियम भारत के ऊपर लागू नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने जिन लोगों पर टैरिफ लगाया था, जिन देशों पर टैरिफ लगाया था और उनके साथ में कोई डील नहीं हुई, पुराने चल रहे व्यापार में नए तरीके के जो टैरिफ ऐड किए गए थे उनको हटा दिया जाएगा। और भारत ने क्योंकि अमेरिका के साथ में नया डील कर लिया है, तो नए डील में जो समझौता हुआ है, दोनों देश ने बैठ कर लिया है, फैसला किया है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी भारत के ऊपर अतिरिक्त 18% का जो टैरिफ लग रहा था वो लगता रहेगा। इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया दोस्तों। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या थी ये डील करने की, जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था और अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ के ऊपर रोक लगने की चर्चा चल रही थी, तो बीजेपी सरकार ने आनन फानन में ये डील क्यों कर ली। इसके बाद बताया जाता है कि क्यों नरेंद्र मोदी ने देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को 2 फरवरी को फोन किया था और उसके बाद भारत की पुरानी नीति में बदलाव किया गया। पहले भारत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की जगह डील कर लिया गया। आगे पवन खेड़ा कहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्या जेफरी एप्स्टीन फाइल के डर के कारण ऐसा किया गया या फिर गौतम अडानी पर जो मामला अमेरिका में चल रहा है उस कारण से आनन फानन में अमेरिका के साथ में व्यापार समझौता किया गया और भारत को भारी नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है और कांग्रेस पार्टी के युवा नेताओं ने इसीलिए विरोध किया था। भारत मंडपम में जाकर एआई इंपैक्ट समिट में जाकर विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, युवा मोर्चा के लोगों के साथ में खड़ी है दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है, लिखकर जरूर बताकर चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल से छुड़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी लीगल सेल पूरी तरीके से काम कर रही है दोस्तों। ऐसे में देर रात तक मेट्रोपॉलिटन जज के घर के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और वकील दिखाई दे रहे थे दोस्तों। जल्द से जल्द छुड़वाने के प्रयास किए जा रहे हैं और पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी लीगल सेल यानी वकीलों की फौज लगा रही है दोस्तों। और हो सकता है कि आज सबको जेल से छोड़ दिया जाए। ऐसे में राहुल गांधी की ओर से भी एक बड़ा बयान सामने आता है दोस्तों। राहुल गांधी ने पूरे बवाल के बीच में एक पोस्ट करते हुए दोपहर के बीच में कह दिया कि व्यापार समझौते पर संसद में अपने भाषण में मैंने जियोजुसी का उदाहरण का इस्तेमाल किया था। अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई, अमेरिका को हमारे तेल आयात करने देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता क्यों किया गया, बिना किसी पारंपरिक वादे के हर साल 100 बिलियन का अमेरिकी आयात बढ़ाने की सहमति क्यों दी गई। और इसके बाद राहुल गांधी आगे कहते हैं कि बिना किसी पारंपरिक वादे के हर साल $100 बिलियन के अमेरिकी आयात बढ़ाने को लेकर जो सहमति दी गई, से हमारे किसान और बर्बाद होंगे। तो राहुल गांधी भी सेम मुद्दा उठा रहे हैं दोस्तों। पूरी तरीके से राहुल गांधी भी डंके की चोट पर कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े नजर आते हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के घर पर प्लानिंग की गई होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मामले पर बीजेपी की बातें और गोदी मीडिया की नैतिकता की बातों को पूरी तरीके से ठुकराकर जबरदस्त तरीके से निशाना साध रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें जो उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों आज से इस मामले को लेकर, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए 18% टैरिफ के मामले को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के भारत विरोधी डील को लेकर कांग्रेस पार्टी और ज्यादा तरीके से एग्रेसिव होगी और दोस्तों और बड़े तरीके से एग्रेसिव होगी। कारण यह है कि अमेरिका ने टैरिफ डील के अंदर भारत को कोई राहत नहीं दी और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ अन्य देशों पर से हटा दिया दोस्तों, उसका फायदा भी भारत को नहीं मिलेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जल्दबाजी में ट्रंप के साथ में डील कर ली है। ऐसे में जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि अब तक ट्रंप के टैरिफ के कारण भारत को तकरीबन $6 बिलियन का नुकसान हुआ है, यानी लगभग 48,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है दोस्तों, बल्कि उससे ज्यादा का ही नुकसान हुआ है। और 48-50,000 करोड़ का नुकसान ट्रंप के टैरिफ के कारण हुआ, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो सकता था कि भारत को वापस भी मिल जाता, जिस पर अब चर्चा चल रही है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आनन फानन में जल्दबाजी में ट्रंप के साथ में डील कर लिया और 18% पर बात बन गई, तो इसका मतलब जो पहले ट्रंप ने भारत से टैरिफ वसूला है, जो टैक्स वसूला है दोस्तों, वो वापस नहीं मिलेगा। तो 48,000 करोड़ का नुकसान तो पहले ही भारत को हो गया और उसके बाद अब जो 18% का टैरिफ भारत पे करेगा उसका नुकसान और अतिरिक्त झेलना पड़ेगा। यानी पूरी तरीके से दोस्तों बर्बादी वाला डील करके आए हैं नरेंद्र मोदी। कुछ दिन और रुक जाते, 18 दिन और रुक जाते तो भारत के ऊपर लगने वाला सारा टैरिफ हट जाता, लेकिन जल्दबाजी में बीजेपी के लोगों ने देश के साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। इतना बड़ा अन्याय कर दिया है दोस्तों जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। और इन्हीं सवालों के साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रहे थे दोस्तों। ये बातचीत हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट को लेकर की जा रही थी और रिपोर्ट प्रभारी रजनी पाटिल को देने को कहा गया है। अब रजनी पाटिल 2 हफ्ते के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगी। कांग्रेस आला कमान को रिपोर्ट देकर बताएंगी कि कौन से मंत्री ने अच्छा काम राज्य के अंदर किया है, कौन सा मंत्री ऐसा है जिसको बदला जा सकता है। और आने वाले दिनों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर कई तरीके के और बदलाव होंगे। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर अगले 5 और साल के लिए सरकार बनाने की ओर देख रही है दोस्तों। 2022
2022 में हिमाचल में इलेक्शन होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में बैठी है कि वापस से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा और इस बार सरकार रिपीट करके दिखाएंगे। हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि भारत अमेरिका डील से हिमाचल के सेब उगाने वाले किसानों को 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचेंगे। एक जनसभा के माध्यम से उनसे बातचीत की जाएगी दोस्तों, और अमेरिका के ट्रेड डील के बारे में भी राहुल गांधी उन्हें डिटेल में बताएंगे। ऐसे में अमेरिका भारत के लिए बड़ी मात्रा में नुकसान अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाएगा दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था सेब के किसानों पर निर्भर करती है और वे सीधे तौर पर इस डील से प्रभावित हो रहे हैं। तो राहुल गांधी उनसे सीधा संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए जाने वाले हैं। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, केरल के अंदर एसआईआर के मामले को लेकर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2,69,53,644 मतदाता अब केरल के अंदर है। एसआईआर पूरा होने के बाद फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने कार्यालय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अंतिम आंकड़े अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर जारी किए गए हैं और 23 दिसंबर को प्रकाशित किए गए ड्राफ्ट मतदाता सूची में 2,54,00,000 मतदाता हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 2,69,00,000 के आसपास पहुंच गए हैं। और पहले चरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य के अंदर 2,78,00,000 मतदाता थे दोस्तों, फॉर्म वितरित किए गए थे। जांच, सुनवाई और अलग अलग संशोधन होने के बाद 2,69,000 के पास आंकड़ा पहुंचा है, यानी तकरीबन 9 लाख वोटर कम हुए हैं और ये ज्यादातर डुप्लीकेट या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग हैं, यानी शिफ्टेड लोग हैं, ऐसा जानकारी दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों अब केरल को लेकर इतना बड़ा विवाद नहीं होगा, क्योंकि केरल में काफी कम लोगों के नाम काटे गए हैं। 9 लाख कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर जो एसआईआर की फाइनल लिस्ट आएगी उसको लेकर एनालिसिस किया जाएगा कि आखिर कितने लोगों के नाम काटे जाते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से लोगों के नाम काटे जाएंगे और जो एक न्याय संगत और लॉजिकल तार्किक होगा तो फिर उस पर कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन जहां पर इलॉजिकल अन्यायपूर्ण दिखाई देगा मामला तो विरोध विपक्ष की ओर से किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता अजय कुमार लल्लू ने एक बड़ी धमकी बीजेपी वालों को दी है। वो कहते हैं कि मोदी सरकार और उसके सरकारी और गैर सरकारी गुंडों को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर राहुल गांधी जी को खरोच भी आई तो इस देश में सरकार कोई मायने नहीं बचेगा। इंदिरा जी के साथ जो किया गया, राजीव गांधी के साथ जो किया गया, अब इसे राहुल गांधी जी के साथ में दोहराने की साजिश रची जा रही है। मेरे जैसे कांग्रेस पार्टी के छोटे सिपाही सिर्फ ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, बल्कि देश के सारे भटे खोद डालेंगे और हर ईंट सरकार की तरफ जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों अजय कुमार लल्लू के द्वारा खुलेआम बीजेपी वालों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट तौर पर यह धमकी दी गई है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? अजय कुमार लल्लू कांग्रेस पार्टी ओडिशा इकाई के प्रभारी भी है और उत्तर प्रदेश के अंदर वरिष्ठ नेता रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं और अभी उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें गुजरात के अंदर शादी करने के लिए माता पिता की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। ये फैसला बीजेपी की सरकार ने लिया है। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई जोड़ा विवाह के पंजीकरण की बात करता है, यानी शादी के रजिस्ट्रेशन की बात करता है, तो फिर इस बारे में पहले परिवार के लोगों को बताया जाएगा और माता पिता का फोन नंबर लिया जाएगा, उनसे व्हाट्सएप पर बातचीत की जाएगी, जानकारी दी जाएगी और 40 दिन के बाद प्रमाण पत्र मिलेगा। यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और ज्यादा डिफिकल्ट किया गया है दोस्तों। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा का है और शादी वगैरह करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, सरकारी पेपर साइन करवाना चाहता है, तो फिर उसको माता पिता को बताना ही पड़ेगा। यह नियम बीजेपी की सरकार लेकर आई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के माघ मेले के अंदर बटुकों की चोटी खींचे जाने के मामले को लेकर पोस्टर लगा दिए गए हैं दोस्तों। आधी रात को विधानसभा भवन के सामने स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की बाउंड्री वॉल पर पोस्टर लगा दिया गया है। हजरतगंज चौराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा के पास भी पोस्टर लगा दिया गया है। बीजेपी के वार्ड अध्यक्षों के नाम से लगे पोस्टर में बटुकों की चोटी खींचने को सनातन धर्म का अपमान बताया गया और मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ब्राह्मणों की शिखा का मामला इतनी जल्दी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम से ही बैनर छाप दिए गए हैं दोस्तों। इस बैनर में साफ तौर पर बटुकों के साथ किए गए अन्यायपूर्ण बर्ताव का विरोध किया गया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति लगातार जारी है दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के लोगों ने सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात की थी। उसके बाद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बटुकों को बुलाकर सम्मानित करने की कोशिश की थी दोस्तों। वीडियो कैमरा वालों को बुलाया था ताकि मैसेज दूर तक जाए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारियों के नाम से ही बैनर पोस्टर लगाकर बटुकों के अपमान को लेकर मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का शुक्रवार को इंडिगो फ्लाइट के सामान गुम होने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर यह जानकारी उन्होंने दी। सामान का पता नहीं चलने पर बीजेपी के सांसद ने इंडिगो की आलोचना की है। दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद और अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि उनका सामान कहां है, इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सामान न मिलने से मुझे परेशानी हुई और उन्होंने इंडिगो की आलोचना की है। दोस्तों, इंडिगो वही कंपनी है जिस कंपनी के कारण कई सारे लोग देश में जमकर परेशान हुए थे। बाद में पता चला था कि भारतीय जनता पार्टी को ये कंपनी जमकर फंड करती है और बाद में कोई एक्शन इस पर नहीं हुआ। दोस्तों, मामला एकदम शांत पड़ गया। पहले बीजेपी के मंत्री आकर बोल रहे थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो एक नजीर बनेगी। उसके बाद से मामला एकदम ठंडे बस्ते में चला गया और अब बीजेपी के सांसद का सामान ही गायब हो गया, तो वो भी बेचारे परेशान नजर आ रहे हैं। सवाल से बड़ा यह है कि इससे पहले जो अन्य यात्रियों को परेशानी हुई थी उस मामले पर बीजेपी सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो जवाब दे कि आखिर दावा क्यों कर रहे थे कि हम बहुत तगड़ा एक्शन लेंगे और उसके बाद लोगों के गुस्से को शांत कराने की कोशिश की। बाद में लगा कि जनता तो भूल गई होगी, तो उसके बाद अब पता भी नहीं चल रहा कि आखिर वो मुद्दा गया कहां। ऐसे में दोस्तों, आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप ये मानते हैं कि बीजेपी के सांसदों की भी कोई सरकार में पहुंच नहीं है, कोई भी इनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी का जो मन करता है वो करते हैं और बड़े बड़े सांसद भी परेशान है, इसके बावजूद कोई एक्शन होने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हैं, तो इस बात पर सारे के सारे भड़कने लगे दोस्तों और गोदी मीडिया वाले लगे कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ने। और ऐसे में शाम को एक बार फिर से ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, तो इस दौरान ट्रंप 3 ऐसी बातें बोलते हैं जिससे पता चल रहा है कि गोदी मीडिया वाले क्यों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़क रहे थे। दोस्तों, इनको पता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐसा मुद्दा उठाया है जो बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोज करता है। 56 इंच की छाती का जो एक बहुत बड़ा सॉन्ग रचा गया था दोस्तों, एक बहुत बड़ा ड्रामा किया गया था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। नैरेटिव पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोग पूरी तरीके से बिलबिलाए पड़े हैं। ट्रंप 3 बातें बोलते हैं। पहला कहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील पूरी तरीके से अमेरिका के फायदे में हो गई है। पहले भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाता था, अब हमने उल्टा कर दिया, अब हम लोग भारत के ऊपर टैरिफ लगाते हैं और हमारा सामान बिना टैरिफ के भारत में बेचा जाएगा। कोर्ट के कुछ टैरिफ रोके जाने को लेकर ट्रंप ने पूरे दुनिया भर के अंदर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 10% का जो ग्लोबल टैरिफ यानी पूरी दुनिया पर है, क्या वो भारत के ऊपर भी लगाया जाएगा। और फिर से ट्रंप रिपीट करते हुए कहता है कि 2025 में जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, वो मैंने रुकवाया। ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों को यानी मोदी और पाकिस्तान के नेताओं को धमकी दी कि 200% टैरिफ लगा दूंगा और इसके बाद वॉर रुक जाता है, युद्ध रुक जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ट्रंप क्या बोलता है नहीं बोलता है, इससे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सरकार के लोग क्या बोलते हैं। जब ट्रंप ये दावा कर रहा है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रुकवा दिया, तो एक बयान तो आना चाहिए था यहां से और बताना चाहिए था कि भारत ने किसी विदेशी के कहने पर कोई फैसला नहीं लिया। तो भारत की जनता को भी लगता कि ट्रंप सफेद झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां से जब कोई जवाब नहीं आएगा तो दुनिया भर के अंदर ट्रंप की बातें सच मानी जाएगी और इससे भारत की छवि खराब होगी। लेकिन कौन समझाए उन लोगों को जो कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के विरोध को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे भारत का बहुत अपमान हो गया, जबकि ट्रंप खुलेआम बोल रहा है कि भारत ने उसके कहने पर रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। दोस्तों, और एक के मुंह से कोई शब्द तक निकलने को राजी नहीं है, यानी एक चू भी नहीं निकल रहा। इससे पता चलता है कि कितनी दोहरी मापदंड के साथ में देश के प्रतिष्ठा के साथ में खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें प्रियंका गांधी 2 दिनों के असम के दौरे पर थी दोस्तों। ऐसे में वो हिमंता विश्व शर्मा को निशाने पर लेते हुए कहती है कि राज्य के युवाओं और विकास की बजाय व्यक्तिगत हमलों पर लगे हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा उन्होंने नाम लिए बिना ही निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले भय पैदा करने के लिए और झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का बचाव करते हुए कहा कि असम के युवाओं के लिए रोजगार और विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग को राजनीति से दूर रखना चाहिए और हमको जनता के लिए केंद्रित होकर काम करना चाहिए, यानी जनता के हिसाब से काम होना चाहिए देश में और हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी राजनीति पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, लोगों के इर्द-गिर्द होनी चाहिए, उनके विकास से जुड़ी होनी चाहिए। ब्लेम गेम की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, ना ही इसका फायदा किसी को होता है, तो इसीलिए इस तरीके की राजनीति से अंतोगत्वा जनता का ही नुकसान होगा। उन्होंने गौरव गोगोई को लेकर साफ शब्दों में बोला है, गौरव गोगोई सही रास्ते पर है और हम लोग पूरी तरीके से गौरव गोगोई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि गौरव गोगोई के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब बीजेपी वाले इतना चाहे उतना चिल्लाए, जितना चाहे गौरव गोगोई को पाकिस्तानी विदेशी कुछ भी बोलते रहे, कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता गौरव गोगोई जी के साथ में पूरी तरीके से खड़ा है। दोस्तों, गौरव गोगोई वो नेता है जो तरुण गोगोई के बेटे हैं और प्रदेश में बड़े स्तर पर काम कर चुके हैं। उनके पिता को लोग आज भी याद करते हैं। तो बीजेपी के नेता हिमंता विश्व शर्मा सबसे ज्यादा इसी बात से डरे हुए हैं कि कहीं गौरव गोगोई को जो पुराने वोटर है वो वोट ना कर दे, क्योंकि बहुत काम किया है तरुण गोगोई ने। और ये बात खुद हिमंता विश्व शर्मा जब उनकी सरकार में मंत्री थे तो खूब जमकर बोलते थे कि गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई ने बहुत काम किया और 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, तो उनकी खुद की लीगेसी भी थी दोस्तों। और उस लीगेसी के नाम पर
पर कहीं ना कहीं तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई भी आगे बढ़ रहे हैं और यही बात बीजेपी के नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भिवंडी के चुनाव के अंदर जिस बात का इंतजार किया जाता बिल्कुल वैसा ही हुआ। भिवंडी के अंदर मेयर चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। बीजेपी के उम्मीदवार की भारी हार हो गई है। दोस्तों पार्टी से बगावत करके एक नया सेकुलर फ्रंट बनाने वाले नारायण चौधरी को जीत मिली है और नारायण चौधरी जो जीते हैं उनको 48 वोट तो मिले हैं, लेकिन 48 वोट तब मिले हैं जब उन्होंने अपनी खुद बीजेपी से अलग होकर एक सेकुलर पार्टी बनाई, भिवंडी सेकुलर पार्टी, और इसे कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके सपोर्ट कर दिया। तो कांग्रेस के जो 30 पार्षद थे उन्होंने सपोर्ट करके इनका आंकड़ा 48 तक पहुंचवा दिया और 48 का मतलब इनको 46 चाहिए था, 48 तक पहुंच गए तो बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया। और बीजेपी ने जो यहाँ पर मेयर पोस्ट के लिए अपना खुद का उम्मीदवार मैदान में उतारा था दोस्तों, वो उम्मीदवार हार गया। तो बीजेपी समर्थक यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी बनाते रह गए। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता को जितवा दिया। एक नई सेकुलर पार्टी बीजेपी से अलग होकर बनवा दी गई। तो इसे पता चल रहा है कि यहाँ पर भिवंडी में कांग्रेस पार्टी ने पूरी स्ट्रेटजी के तहत काम किया था और वो स्ट्रेटजी पूरी तरीके से काम भी आई और आखिरकार एक सेकुलर अलायंस यहाँ पर चुनाव था है। तो भिवंडी जहाँ पर बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा झटका है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे। आप अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत